हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का मैथ सेट 2 लेकर आया हूं और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अभी सेकंड पार्ट इसका आने की क्वेश्चन नंबर 11 से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रश्न इसमें यह लिखा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये हमारे पास है कि अगर साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री है तो हमको क्या करना है, इसमें a का मान निकालना है। और बता दिया कि a जो है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो 90 से कम वाला कोण है। हम इसमें क्या करते हैं, साइन 3a है, इधर कॉस a माइनस 26 है, हमको इसको क्या करना है, a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको या तो दोनों तरफ कॉस रखना होगा या तो दोनों तरफ साइन रखना होगा। देखते हैं हम क्या करेंगे। अगर यदि हम दोनों तरफ कॉस करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, और साइन करना चाहेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा। इसके पहले हम जरा देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम ये दोनों फॉर्मूला में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। देखना है हमको यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ अगर यदि हम साइन करना चाहेंगे तो ये कॉस को साइन लाने में हमको ज्यादा लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में बड़ा चीज है। यहाँ पे छोटा है 3a, इसका एंगल जो है 3a है, तो हम इसी को चेंज करना चाहेंगे। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हमको इसमें लाना होगा, यानी कि कॉस में लाना होगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पर आना चाहिए वो हमको क्या करना है, कॉस में हमको इधर लाना है। इसको हम कॉस में लाने के लिए तो क्या करना होगा, इसको लिखेंगे हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस, अब देखो यहाँ कॉस 90 माइनस ए तो साइन ये, हम यहाँ कॉस 90 माइनस 3a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस 3a करेंगे तब वापस ये साइन 3a आएगा, और इधर जो है कॉस a माइनस 26 है। अब दोनों तरफ कॉस कॉस है तो कॉस कॉस आपस में क्या होगा, दोनों कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 90 माइनस 3a, इधर बचेगा a माइनस 26। अब हम क्या करते थे, दोनों कॉस कट गया। अब हम आराम से a का मान निकालते हैं। a का मान कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम लोग पिछली कक्षा में 8 या 7 में पढ़ते थे एक्स वाई का मान निकालने वाला प्रश्न, हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे -3a है, इक्वल के ये साइड में a है उसको इधर ले आते हैं, और इक्वल का साइन है, इक्वल के बाद -26 है, ये 90 को उधर ले जाते हैं, माइनस में चल जाता है। फिर क्या होता है कि -3a माइनस ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा, और ये -26 -90 दोनों माइनस में है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, और जब a का मान निकालेंगे 116, ये 4 गुना में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 4 का टेबल में हो जाएगा, 4 दूना 8, 9 बार में, यानी कि a का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 29 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो रचना है। मैं रचना के लिए अलग वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी इसके बाद जो 14 नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, पासा को क्या कहते हैं, एक बार फेंका जाता है। पासा को एक बार फेंका जाता है, उसके बाद क्या होता है, अब हमको बोलता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमको प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता क्या चीज का निकालना है, तो एक नंबर में है 5 से बड़ी एक संख्या, उसके बाद एक सम संख्या, एक भाज्य संख्या। यानी कि यहाँ पर यह है कि एक पासा है, पासा को फेंका जाता है, तो सबसे पहले इसको हम जब बनाते हैं इसमें कैसे बनाएंगे वो देखना है। जब पासा को फेंका जाता है तो हम लिखेंगे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम या इसको हम संभावित परिणाम कह सकते हैं। तो जब पासा को फेंका जाता है इसमें परिणाम क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 ये सारे आ सकते हैं। इसकी संख्या, कुल संख्या कितना हो गया, तो हम लिख लेंगे कुल संख्या इक्वल टू 6 हो गया। अब इसके बाद जो प्रायिकता निकालने बोला उस पे जाएंगे। सबसे पहला नंबर में हमको प्रायिकता क्या चीज का बोला है, तो प्रायिकता बोला है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या का हमको प्रायिकता निकालना है। अब देखते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या
बाय कुल परिणामों की संख्या। तो अब देखना यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या जो है, तो 5 से बड़ी संख्या इसमें के गो है, 5 से बड़ी संख्या मात्र एक ठो है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या एक हो जाएगा। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या टोटल कितना है, 6 ठो है कुल संख्या, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे और यही हो जाएगा क्या जाएगा पहला आंसर। उसके बाद दूसरा क्या बोला यहाँ पे, दूसरा बोला यहाँ पे प्रायिकता एक सम संख्या। अब हमको एक सम संख्या का प्रायिकता निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही तो लिख लेंगे। तो एक सम संख्या निकालना है प्रायिकता, इसका फॉर्मूला वही होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। कभी प्रायिकता हमको निकालना है, फॉर्मूला एक ही होता है सबका सेम। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या बोला, एक सम संख्या, इसमें देखेंगे कि सम संख्या क्या वो है, तो सम संख्या एक यहाँ पर है, दो है, तीन है, यानी कि ये तीनों, तो तीन सम संख्या हो गया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3। और कुल परिणामों की संख्या गिनती करेंगे, 6 को कुल है तो 6 लिख देंगे, 3 का टेबल में एक बार में, ये 2 बार में, 1/2 इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे प्रायिकता क्या चीज का हमको निकालना है, तो प्रायिकता हमको निकालना है एक भाज्य संख्या। अब यहाँ पर हमको प्रायिकता निकालना है एक भाज्य संख्या का। सबसे पहले हम फॉर्मूला तो वही लिख ही लेंगे, जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें हमारा जो है, तो एक भाज्य संख्या का निकालना बोला है, तो एक भाज्य संख्या उसमें देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या वो है। तो एक बार जरा सा यहाँ हम समझ लें कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो भाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा रहे। जैसे अब जैसे यहाँ पे हम अगर देखें 2 का, तो इसका गुणनखंड 1 और 2 होता है, मतलब कि 1 और 2 से ही करता है। अब अगर हम 3 का बात करें, 1 से 3 से करता है। ये जो है ये भाज्य नहीं है, ये क्या है, अभाज्य है। लेकिन जैसे 4 को देखें तो 4 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से, मतलब 3 गुण 1.5 से वो कट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये भाज्य हो जाता है। यहाँ भाज्य का हमको निकालना है, तो भाज्य वहां पर क्या गो है हम देख लेंगे। तो भाज्य यहाँ पे हमारा 6 1 4 है, 2 ही गो है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें 2 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या 6। 2 का टेबल में एक बार में, ये 3 बार में, तो आंसर हो जाएगा 1/3। अब जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ये है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आराम से ध्यान से समझने का जरूरत है। स्लो मोशन में लिखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार है और एक भवन है, यहाँ पर दो चीज का बात कर रहा है, एक मीनार का बात कर रहा है, एक भवन का बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि मीनार का जो पाद बिंदु है उसके शिखर से, एक सेकंड, और क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, हाँ, मीनार के जो पाद बिंदु है उससे भवन का जो शिखर है उसका कोण 30 डिग्री है। और फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर है वो क्या 60 डिग्री है। अब बता दें मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए। तो देखिए ये इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, दो चीज का बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले एक मीनार बना लेंगे और एक भवन हम अपने मन से नाम दे देंगे। और हम दोनों का कुछ कुछ नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ए बी दे देते हैं और यहाँ पर हम सी डी, हम दो को बना लिया अभी। और क्या लिखा था यहाँ पे कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु मान लेते हैं ये वाला मेरा मीनार है और ये वाला भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु ये वाला पॉइंट हो गया, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन ये वाला हो गया। इसका जो उन्नयन कोण है बोलता है ये जो है ये 30 डिग्री है। और फिर बोलता है आगे, और फिर बोलता है भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये भवन है, इसका पाद बिंदु नीचे वाला बिंदु ये है, इससे जो है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे मीनार जो है इसका कोण कितना है 60 डिग्री।
अब जरा समझना, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा था, लेकिन यहाँ कोण अब की बार कितना 60 का बनाना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा बना देंगे डायग्राम, क्योंकि 60 डिग्री जब कोण बनेगा तो वो ज्यादा ऊंचा जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसे लिख दिया 60 डिग्री। अब ये नाम को यहाँ ए कर देते हैं। उसके बाद अब क्या बोला यहाँ पे कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, हमने बना दिया। फिर बोला भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बना दिया। अब क्या बोलता है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, अब क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार जो था ये वाला, ये कितना है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, अगर ये वाला 50 मीटर है तो ये वाला क्या होगा, ये हमको क्या करना है, निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो जो डायग्राम में मानते गए थे, जैसे हम लिखेंगे माना ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है। उसके बाद और क्या हुआ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाकर लिख सकते हैं कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद लिख देंगे इस प्रकार ए बी सी तथा डी बी सी दो समकोण त्रिभुज बना। इसमें हम जितना लैंग्वेज लिखेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे, उतना बढ़िया हमको नंबर मिलेगा। हमको जरूरत है तो हम 2 लाइन में लिख के छोड़ सकते थे कि ए बी एक मीनार है, सी डी एक भवन है, ठीक है। इसलिए हमको जितना अच्छा लगा हम लिख दिया, आपको जितना पसंद हो लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ए बी जो है वो हमको मालूम है, कितना मालूम है, 50 मीटर, और हमको क्या करना है, सी डी हमको यहाँ पर निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 2 त्रिभुज का हमने बात किया, यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी, इसका बात किया एक बार, और एक बार ये डी बी सी, 2 समकोण त्रिभुज है। हम शुरू करते हैं ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी में हम त्रिभुज ए बी सी से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि इसमें हमको 50 मीटर एक साइड मालूम है, और त्रिभुज ए बी सी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है और इसके सामने वाला P होता है, कोई भी त्रिभुज में नीचे वाला B होता है। तो जब ये P और B होता है तो tan थीटा इक्वल टू P बाई बी लिखे, और थीटा के जगह पे हम 60 डिग्री पुट कर देंगे, और P जो है वो AB हो गया और B जो है वो BC हो गया। tan 60 का वैल्यू रूट अंडर 3 होता है। AB जो है इसका मान हमको 50 मालूम है, तो हम यहाँ 50 बैठा देते हैं, और फिर BC है, इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC रूट अंडर 3 बराबर 50 हो जाएगा, और जब BC निकालेंगे तो क्या होगा, 50 रूट अंडर 3 गुना में है तो यहाँ बाई में आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अब हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ये छोटा वाला को। अब त्रिभुज DBC में, DBC में फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन बना है, इसके सामने वाला P होता है, नीचे वाला B, तो फिर से हम tan थीटा का ही फॉर्मूला लेते हैं, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है और ये हमको मालूम हो चुका है BC बराबर 50 बाई रूट 3। तो हम ये दोनों का रिलेशन तो 10 में होता है, इसलिए फिर से हम क्या करेंगे, 10 का ही ले लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू बैठा सकते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू इसके सामने वाला हो जाएगा CD और ये हो जाएगा BC। अब tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर 3, CD का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है, तो CD का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं मालूम है, वो निकालना है, और BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, 50 बाई रूट अंडर 3। इसका फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD से रूट अंडर 3 में हो जाएगा गुना, और 1 से इसमें हो जाएगा 50 बाई रूट अंडर 3 में। फिर हम इसलिए लिखेंगे CD इक्वल टू, तो 50 बाई रूट अंडर 3, अब ये रूट अंडर 3 जो यहाँ पे गुना में उधर जाके वो बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 50 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 3। अब क्या करेंगे, 3 से 50 को डिवाइड कर देंगे हम, 3 से 50 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारे पास हो जाएगा 16 पूर्णांक
2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 मीटर आंसर। अब जो अगला प्रश्न है 16वां नंबर ये है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या है प्रश्न कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब एक घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का ब्लॉक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक घन का डायग्राम बना देंगे। और क्या बोला है कि ये घनाकार जो ब्लॉक है, ये घन के आकार का ब्लॉक है, बोलता है इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर में क्या करता है, यहाँ पे एक अर्धगोला ऐसे करके रख देता है। और बोलता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और फिर क्या बोलता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न में ये बोला था कि एक घनाकार ब्लॉक है, अब वो घनाकार ब्लॉक कितना भुजा है, 7 सेंटीमीटर वाला। ये अगर 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सारे भुजा इसका 7-7 का है, ठीक है। अब इसके ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है, तब बोलता है अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम व्यास मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। तो समझना कि यहाँ पे ये बोला कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर में अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अधिकतम का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा व्यास क्या हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोला जो है कितना बड़ा हो सकता है। जितना बड़ा घनाकार ब्लॉक होगा, बहुत बड़ा करेंगे तो घनाकार ब्लॉक के बराबर होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर ये 7 सेंटीमीटर भुजा का है, इस पर जो अर्धगोला रखेंगे वो भी भुजा जो है बहुत करे तो 7 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हट सकता है। इसीलिए हम इसका आंसर सबसे पहले ये पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इसलिए इसका आंसर सबसे पहले आंसर लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा, अधिकतम व्यास वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि घनाकार ब्लॉक जो था उसका भी भुजा कितना था, 7 सेंटीमीटर का ही था, और अर्धगोला को ब्लॉक के ऊपर ही रखा गया। जब ब्लॉक के ऊपर में रखेगा तो ये कितना बड़ा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भुजा के बराबर का ही। इसके बाद अब बोला कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस तरह जो ठोस बन गया, ये डिजाइन जो बन गया, इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस ठोस में 2 डायग्राम बना हुआ है, एक तो अर्धगोला और एक क्या, घन। तो हम दोनों का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे, लिख देंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक काम और यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे हमको माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, तो देखना ये घनाकार ब्लॉक जो है इसके ऊपर जब अर्धगोला रखा जाएगा, तो जब घनाकार ब्लॉक का घन का एरिया हम फॉर्मूला बैठाए तो उस टाइम में इस साइड का निकल गया, और जब अर्धगोले का लिखते हैं उस टाइम में इसका निकल जाता है, ये वाला पार्ट का। इसीलिए हमको लिखना पड़ता है यहाँ पे माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 6a², उसके बाद यहाँ पे अर्धगोले का, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल तो πr²। उसके बाद 6a², ए बोले तो घन की भुजा, घन की भुजा कितना 7 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 7 का स्क्वायर लिख देते हैं, और 2πr² को माइनस कर देंगे, तो जैसे हम लोग 2x में x को घटाव करते हैं x लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे 2πr² में πr² को घटाव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा, πr² रह जाएगा। उसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, फिर इसको 6 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 4 के बचा 5, 6 4 जा 24, 29, 294 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको पाई का मान 22/7 होता है, r का स्क्वायर, ये r अर्धगोले का व्यास जो है वो 7 है, तो इसका r कितना होगा, r बराबर हो जाएगा 7/2, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2। अब ये हो गया 294, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 से 22 से 11 बार में कट जाएगा, ये वो 7 से वो 7 कट जाएगा, यानी कि 11 इंटू 7/2, ये हो गया 294, 11 गुना 7 करेंगे 77/2, फिर ये हो गया 294, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 बार में,
अब क्या करेंगे, 294.0 को लिख सकते हैं और 38.5 को हम जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक जूस बेचने वाला, देखिए एक क्वेश्चन लंबा है लेकिन लंबा देख के डरना नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन कितना लंबा है, हमको ये देखना क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमको क्या निकालना बोल रहा है इसमें, और क्या हमको दिया हुआ है इस पे ध्यान देना है। हमको क्वेश्चन कितना लंबा उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो पढ़ के समझ लेना है खाली एक बार। यहाँ बोला है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था। एक जूस बेचने वाला व्यक्ति था, वो क्या करता था, तो वो जूस जो बेचता था, वो जूस जो बेचता था तो वो कैसे बेचता था, चित्र में दिखाए गए गिलास से, ठीक है। अब बोलता है कि बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, ये जो गिलास था वो कैसा था, बेलन के आकार का, और बेलनाकार गिलास था तो इसका जो आंतरिक व्यास है वो 5 सेंटीमीटर था, मतलब अंदर वाला जो व्यास है, ये कहें व्यास किसी जगह पे देख लें, यहाँ देखें यहाँ देखें, तो ये डी बराबर जो था वो क्या था, 5 सेंटीमीटर था। और फिर बोलता है परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, ये बेलन क्या करता है, गिलास था जिसमें वो दूध देता था या जूस बेचता था, ठीक है। अब जो जूस बेचता था वो गिलास में तो बेलनाकार था, उसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, और ये बीच वाला जो यहाँ पर बीच में वो भाग बना था इस जगह पे नीचे नीचे में, ठीक है, ये क्या था, उभार बना हुआ, तो उभरा हुआ भाग था गिलास का, जिससे क्या होता था, ये अर्धगोले के साइज का था, जिससे क्या होता था कि गिलास की धारिता कम हो जाती थी। अब अगर मान लीजिए गिलास में जितना लेने का है कोई भी द्रव्य उससे कम लेता था, क्योंकि बीच में जो ऊंचा थोड़ा सा बना हुआ था, उभरा हुआ था ये। अब क्या बोलता है कि इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, अब बोल रहा है कि ये गिलास जो है ये ऊंचा कितना था, 10 सेंटीमीटर था। तो हमसे पूछता है कि गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब कि अगर ये गिलास है उसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसमें अगर एक अर्धगोला नीचे बना हुआ है जिससे वो ऊंचा हो जाता, थोड़ा सा कम द्रव्य लेगा उसके वजह से, तो इस गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हम पहले ही कह दिए कि लंबा देख के डरना नहीं है, बस आराम से बनाते जाना है। हमको बोला क्या यहाँ पे कि ये डायग्राम है, इसका धारिता निकालना इस गिलास का, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिलास की वास्तविक धारिता, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि गिलास जो है वो बेलनाकार है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, और इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस किसको करेंगे, जो उभरा हुआ भाग था यहाँ पे, जो फुला हुआ भाग था वो क्या चीज का था, अर्धगोले के आकार का, तो लिखेंगे माइनस अर्धगोले का आयतन। अब देखते हैं कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे देखना कि दोनों का जो आर है वो सेम है, दोनों का व्यास सेम है, अर्धगोले का भी इसका बेलन का भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि पाई का मान सेम होता ही है और आर यहाँ पर सेम ही है। उसके बाद अब यहाँ बचा क्या रहेगा, यहाँ एच बचा रहेगा, और यहाँ 2/3, ध्यान देना यहाँ पे पाई निकल गया, आर पे पावर 3, 2 आर निकल गया, 3 आर यहाँ बचा रह गया। अब बस इसको वैल्यू बैठा के सॉल्व कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे बिना डरे हम पाई का मान बैठा देते हैं 22/7, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है प्रश्न में, अगर दिया रहता पाई का मान 3.14 में हम ले लेते वो चीज, नहीं दिया था तो 22/7 लिखे। आर स्क्वायर, अब देखना यहाँ व्यास अगर डी बराबर 5 है, आर बराबर कितना होगा, 5/2, ठीक है। तो लिखेंगे 5/2 इंटू 5/2, फिर h का मान, तो h 10 है, 2/3 इंटू आर का मान 5/2 लिख देंगे। अब इसको सारे हम सॉल्व करेंगे, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो हमारे पास बचेगा 11 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे 7 गुना 2 14। उसके बाद यहाँ पे ये 2 2 कट जाएगा, तो 10 माइनस 5/3। अब देखना 11 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे क्या था, 14 था। इसको सॉल्व करेंगे, 1 हो जाएगा नीचे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 3 बार, 3 इंटू 10 कर देंगे 30 माइनस 5। इसके बाद हमारे पास
11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 14 इंटू 30 में 5 गया तो 25/3। अब तो कुछ भी और यहाँ पे कटने वाला है नहीं, तो सबको इंटू करें तो इसका आंसर हो जाएगा 163.4 सेंटीमीटर पे पावर 3। अब जो अगला प्रश्न है ये है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य निकालना। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है। देखना यहाँ पे है वर्गांतर बारंबारता। हम लोग इसमें क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए एक निकालते हैं मध्य बिंदु, और बारंबारता को f कहते हैं, मध्य बिंदु को x कहते हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं fx। अब ये मध्य बिंदु क्या होता है, ये दोनों के बीच का बिंदु जो वर्गांतर है 0 से 20, इसके बीच का। तो क्या करते हैं 0 से 20 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, 20/2 हो जाता है, यानी कि 10 बार में। तो मध्य बिंदु जो हो जाएगा वो क्या होगा इसका 10। अब 20 और 40 के बीच में, तो 20 और 40 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 20-20 का डिफरेंस है, इसमें 20-20 हम जोड़ते जाएंगे। 30 है तो यहाँ 50 कर देंगे, 70 कर देंगे, 90 हो जाएगा। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया fx। fx का मतलब है कि f और x को गुना करना है, तो 17 गुना 10 करेंगे 170, 30 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 8 करेंगे 3 8 जा 24 बचा 2, 3 2 जा 6, 84 पर 1 0, 884 हो गया। फिर इसको इंटू करेंगे 32 इंटू 50 को, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 1600। उसके बाद इसको इंटू करेंगे हम, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। इसको इंटू करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ क्या निकालते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है, तो सभी एफ को जोड़ देना, 7 8 15 2 17 4 21 9 30 के 0 बचा 3 3 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12, सिग्मा एफ हो जाता है 120। उसके बाद क्या निकालते हैं यहाँ पर अब हम सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब सारे एफ एक्स को जोड़ देना है, तो 0 0 0 लास्ट में तो 0 ही रह जाएगा। 7 4 11 11 8 19 और 1 20 के 0 बचा 2 हो जाएगा, 2 1 3 8 3 8 11 हो जाएगा, 11 6 17 17 6 हो गया आपका 23 23 और 7 हो गया 30 के 0 बचा 3 3 और 1 4 1 5 और 1 6, तो हो जाएगा 6000। उसके बाद आप माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मेरा कितना है, तो सिग्मा एफ एक्स है 6 पर 3 0, सिग्मा एफ कितना है 120 है, 0 0 कट जाएगा। उसका 12 का टेबल में 5 बार में 60 होता है 1 0, यानी कि माध्य जो हो गया वो कितना हो गया 500। अब जो अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न जो है ये है कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को माध्यिका निकालना यानी कि माध्यक निकालना है, और माध्यक निकालने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एक संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है हम लोगों को। संचयी बारंबारता क्या होता है, तो संचयी बारंबारता जैसे ये 5 है, इसको लिख देते हैं, फिर ऐसे जोड़ना पड़ता है, 5 और 8 13 हो जाएगा। इसको फिर इसमें जोड़ेंगे 13 और 20 33 हो जाएगा, फिर 15 को जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, फिर 7 को जोड़ेंगे 55 और फिर जोड़ेंगे तो 60। उसके बाद आप समझ लो सबसे पहले कि आखिर माध्यक जो निकालते हैं तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं, फिर हम लोग इसको बैक लिखेंगे। फॉर्मूला ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है, ये सारे चीज हमको यहाँ पहले प्राप्त करना होगा। सबसे पहले L क्या होता है, n/2 क्या होता है, देखो n सबसे पहले क्या होता है वो पता करते हैं। n क्या होता है, n सबको जोड़ते हैं, ये सबको जोड़ेंगे 13 13 5 18 7 25 5 30 के 0 बचा 3 3 1 4 8 2 6, n बराबर 60 हो गया। उसके बाद n बराबर 60 हो गया। अब सबसे पहले यहाँ n/2 निकाल देंगे, तो 60/2 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 30। इसके बाद ही सब चीज पता चलेगा। अब 30 हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, माध्यक वर्ग लिखते हैं। तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग होता है कि n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 हमारा कितना यहाँ पर है 30,
30 से अधिक संचयी बारंबारता, इसमें देखेंगे 30 से अधिक कौन है 33, इसका जो वर्ग है वही क्या होता है माध्य वर्ग, इसका वर्ग कौन है ये वाला 20 से 30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माध्य वर्ग। अब जैसे माध्य वर्ग पता चला तुरंत हम लिख देंगे एल, एल क्या होता है तो जो माध्य वर्ग है उसका निम्न सीमा यानी कि 20। उसके बाद क्या होता है सी एफ, अब सी एफ क्या होता है हम लोगों को यहाँ n/2 का जरूरत था, पता चल गया एल हो गया, उसका सी एफ क्या होता है तो माध्य वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है इसकी संचयी बारंबारता यानी कि 13। इसके बाद एफ क्या होता है तो जो माध्य वर्ग है उसकी बारंबारता यानी कि 20। फिर एच क्या होता है तो एच होता है ये वर्गमाप कहते हैं इसको यानी कि डिफरेंस कितना का वर्ग अंतराल में है 10-10 का है तो एच बराबर 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे अब हम इस सारा वैल्यू को वहां पुट कर देंगे, वही हमारा माध्यक निकल जाएगा। तो एल हमारा हो गया 20, यहाँ लिख देंगे हम 20। फिर n/2 में निकाल के रखा था 30, यहाँ 30 बैठा दिया। फिर सी एफ है, सी एफ का मान हमारा 13 था, 13 बैठा दिया। फिर हमारे पास एफ है, एफ का मान हमारा कितना 20 है तो 20 बैठा दिया। उसके बाद एच है, एच का मान कितना है, एच का मान 10-10 का है तो 10 बैठा दिया। इसके बाद देखना ध्यान से 20 प्लस 30 में 13 गया तो 17/20 और इंटू 10। फिर क्या होगा 0-0 काट देना है तो 20 प्लस हमारे पास बचा 17/2। अब यहाँ भिन्न का जोड़ नहीं करना है क्योंकि भिन्न का जोड़ लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है छोटा करके बनाना है, 2 से 17 को डिवाइड करेंगे ऐसे करके तो तुरंत जो आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 8 बार में 16 पॉइंट देंगे 0 2 5 जब 10 होता है तो आ जाएगा 8.5 और 20 में 8.5 को जोड़ेंगे तो 28.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है, बस इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मॉडल पेपर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने का चांस है और हम ऐसे ही फिर अगले दिन एक अगला वीडियो लेकर आएंगे।